दोस्तों नमस्कार। 2019 का चुनाव आपको याद है? 2019 के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री बनारस में थे, रोड शो कर रहे थे और उसके बाद वो दिल्ली नहीं लौटे। वो चले गए केदारनाथ और एक झटके में इस देश के कमोवेश हर घर में जहां पर भी टेलीविजन था वहां पर प्रधानमंत्री केदारनाथ की गुफा में बैठे हुए नजर आए, जो मौन थे, खामोश थे। और उसके बाद जब चुनाव परिणाम सामने आया तो बीजेपी ने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2019 के चुनाव परिणाम में बीजेपी 300 पार पहुंच चुकी थी। क्या 2019 के बाद से इस देश की आर्थिक परिस्थितियां इस तरीके से बिगड़ती चली गई, जिसके बाद एक बार फिर 2024 का रास्ता राम मंदिर की दिशा में जा रहा है? और कहते भी हैं जब कोई रास्ता नहीं बचता तो आखिरी रास्ता भगवान के दरवाजे पर दस्तक देना ही होता है। तो क्या अयोध्या में राम मंदिर और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी, आरएसएस यानी सरसंघ चालक की मौजूदगी, देश भर के तमाम वीवीआईपी लोग, जिसमें कॉरपोरेट की मौजूदगी, जिसमें इस देश के अलग अलग क्षेत्रों के सबसे लोकप्रिय और प्रोफेशनल्स की मौजूदगी, और प्रधानमंत्री खुद पूजा पाठ में रम जाएंगे। हालांकि इस दौर में देखिए तो पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो भगवा वस्त्र पहनते हैं। वो ऐसे भी हैं जिनका अपना जीवन काल मंदिर में गुजरा है। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन जब जब आपकी आंखों के सामने पूजा करते हुए कोई नेता नजर आएगा तो वह तस्वीर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की होगी। ऐसी स्थिति क्या इस देश के भीतर में कर्ज में डूबे हुए देश की परिस्थितियों के साथ उभर चुकी है? क्या वाकई भारत को अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ तक चेताने की स्थिति में आ चुका है कि इतना बड़ा कर्ज भारत जो लिए हुए है वह तकरीबन 205 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है? यानी बीते 67 वर्षों में जब इस देश के तमाम दूसरे प्रधानमंत्री थे उस दौर में सिर्फ 50 से 54 लाख करोड़ का कर्ज ही हुआ, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते यह 205 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या वाकई इस दौर में इकोनॉमी इतनी नाजुक है कि भारत की इकोनॉमी के साथ कोई भी कॉरपोरेट समझौता करने की स्थिति में नहीं है? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि डिसइन्वेस्टमेंट तक को लेकर जो रकम सरकार हर बजट में तय करती आई 2019 के बाद वह 2024 के मार्च तक किसी भी दौर में डिसइन्वेस्टमेंट की उस निर्धारित रकम को पाना तो दूर, 50% भी दूर, वह घटते घटते कभी 8% और इस बार 16% तक पर आ चुकी है। क्या वाकई इसीलिए इस देश के भीतर बेरोजगारी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेगेटिव में चले जाना है? क्या इसीलिए जो अर्थव्यवस्था डामाडोल है उसकी वजह से रुपए का अवमूल्यन हो गया, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया इतना सस्ता हो गया और डॉलर महंगा हो गया? क्या इन सब चीजों पर किसी ने ध्यान देने की कोशिश की? और अगर नहीं दिया तो ध्यान किसे देना चाहिए था? आप कहेंगे मीडिया को देना चाहिए था। तो क्या मीडिया ने कोई सवाल किया सरकार से कि अगर इस परिस्थिति में देश खड़ा है तो आने वाले वक्त में किस परिस्थिति में इस देश को ले जाया जा रहा है? और स्थिति इतनी विकट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा विकट है। इस दौर में सरकार के मंत्रियों के पास तो काम पहले नहीं था, अब नौकरशाही के पास भी कोई काम बचा नहीं है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, जब इतने सारे मामले रेंग रहे हैं तो फिर मीडिया को आखिर ऑर्डर देता कौन है? सरकार की तरफ से क्या यह ऑर्डर बकायदा बीजेपी का आईटी सेल देता है? क्या वाकई बीजेपी का जो मीडिया प्रभारी है वो रोज बात करते हैं? क्या सरकार के भीतर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चलाते हैं अनुराग ठाकुर, क्या उनसे भी कोई संवाद इस दौर में संपादकों का होता है? उनके साथ देर शाम क्या बैठकी तमाम मीडिया संस्थानों के किसी बड़े एंकर, किसी बड़े संपादक, किसी बड़े मालिक के साथ होती रहती है? या एक अदृश्य सी ताकत है जिसमें मीडिया को इस बात का एहसास हो चला है कि उसे कुछ भी सवाल पूछना ही नहीं है
और यह ऑर्डर भी अदृश्य तरीके से मीडिया संस्थानों के भीतर रेंग रहा है। और शायद इसीलिए संसद के भीतर के सवाल हो या संसद के बाहर के सवाल हो, इस देश से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था के सवाल हो या इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सवाल हो, इन सवालों पर गौर कर पाने की स्थिति में आखिर मीडिया क्यों नहीं आ पाता है। आज एक सवाल राहुल गांधी ने हवा में उछाला, लेकिन उससे बड़ा सवाल इस देश के भीतर उन आंकड़ों के जरिए रेंग रहा है जो चेता रहा है कि दरअसल 2024 का इंतजार भी इस देश के नौकरशाह कर रहे हैं और यह सोचकर कर रहे हैं कि अब 2024 के चुनाव तक तो किसी मंत्रालय में किसी नौकरशाही के पास कोई काम नहीं है और मीडिया उन सवालों को उठाएगा नहीं कि आखिर क्यों काम नहीं है, वो आंकड़े सामने आएंगे नहीं। तो फिर ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि अब यह सरकार नहीं, इस देश की पूरी गवर्नेंस 2024 का इंतजार कर रही है और उसी दिशा में हर बिसात बिसती चली जा रही है। आज देश भर में इंडिया ने प्रदर्शन किया, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़े बड़े नेता जुटे, कार्यकर्ताओं का हुजूम भी था, जो क्रॉस पार्टी लाइन जो इंडिया में शामिल दल हैं उनके तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। वहां भी सवाल मीडिया को लेकर उछाल दिया गया और यह सवाल सत्ता के नजरिए और मीडिया के मद्देनजर था। राहुल गांधी ने क्या कहा, एक क्षण के लिए पहले आप इसे सुनिए। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने यह नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। राहुल गांधी ने तो अपनी बात मीडिया को लेकर बहुत ही छोटे दायरे में कही, लेकिन इस देश के बड़े दायरे का सच क्या है? कर्ज की गंगा इस देश पर बह रही है, इकोनॉमी उसी में डुबकी लगा रही है। इस देश के भीतर जो भी काम हो रहे हैं वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पैसे के जरिए हो रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, पैसा आईएमएफ दे रहा है। और आईएमएफ भी अब अगर रेड अलर्ट घोषित कर रहा है तो इस देश का मीडिया कोई सवाल इस देश की इकोनॉमी को लेकर उठाता क्यों नहीं है? आईएमएफ का जो साल का शुरुआत और अंत होता है वो जुलाई और जून का रहता है और उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट निकल कर आती है और जिसमें बताया जाता है कौन सा देश कितने कर्ज को लिए हुए है, तो जो आईएमएफ दुनिया भर में कर्ज बांटता है उसका 15% सिर्फ भारत लिया है। यह पिछले क्वार्टर का हिस्सा है। क्वार्टर का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर। यह सितंबर तक की रिपोर्ट है जिसमें इस बात का जिक्र है कि अब यह 205 लाख करोड़ का हो गया, यानी 2.47 ट्रिलियन डॉलर। जनवरी से मार्च के महीने इस साल के शुरू में यह 2.34 ट्रिलियन डॉलर था, जो सितंबर तक बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर हो गया। केंद्र सरकार ने सितंबर की तिमाही में लगभग 161 लाख डॉलर इस दौर में जो कर्ज उस पर निकल कर आया, जो मार्च की तिमाही में 150 लाख डॉलर का था, यानी हर महीने लाखों करोड़ रुपया कर्ज के तौर पर भारत सरकार ले रही है। और भारत के नागरिक हों, बोझ उन पर भी पड़ेगा। उस बोझ का भुगतान आने वाले वक्त में जाहिर है टैक्स के जरिए होगा, महंगाई के जरिए होगा। लेकिन एक बेसिक लाइन और भी है इस देश के भीतर, अगर रोजगार नहीं होगा, जिसका जिक्र हो रहा है कि सवाल मीडिया क्यों नहीं पूछता है, तो उस रोजगार की जड़ों में जब आप जाएंगे तो इकोनॉमी की क्या स्थिति है इसका एक एक खाका आपके सामने निकलकर सामने आने लगेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 9 अरब डॉलर की मदद जो कर्ज लेने में भारत टॉप पर आ चुका है, यानी पिछले साल अगर जून तक देखिएगा तो वह 2.2 अरब डॉलर का कर्ज था।
इस बरस जून 2023 में यह 9.3 अरब डॉलर का कर्ज है। इसमें से 2.6 अरब डॉलर ब्याज मुक्त कर्ज है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन 6.7 अरब डॉलर यह दीर्घकालिक सस्ता कर्ज है। सस्ता कर्ज है लेकिन पैसा तो लौटाना है, और नहीं लौटाने पर उनकी नीतियों को आपको लागू करना है, जिसमें पहला नियम है प्राइवेटाइजेशन का, जिसमें पहला नियम है उस कॉरपोरेट के हक में इस सरकार की पॉलिसीज को बनाने का जिसमें इस देश के भीतर मानव संसाधन मायने ना रखे, बल्कि पूंजी से पूंजी कैसे बनाई जा सकती है यह मायने रखे। लेकिन बात इसके आगे की है, क्योंकि कमोवेश हर बजट के दौर में हम ये बार बार देखते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट आती है कि सरकार इतना पैसा इस बार बेचेगी अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रीज को लेकर। जो नई रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि इस बरस भी यानी 2023 के बजट में जो रखा गया था, 23-24 के बजट में वो टारगेट था 51,000 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट का। लेकिन जो कौड़ियों के मोल जिसका हम लोग जिक्र करते हैं कि कॉरपोरेट के हाथों में कौड़ियों के मोल, सरकार सब कुछ थमा रही है, उनके सामने भी मुसीबत आ गई कि अब अगर कौड़ियों के मोल भी लेंगे लेकिन बाजार में तो पैसा है नहीं, पैसा कोई निकालने को तैयार नहीं है। पता नहीं सरकार ईडी और अपने तौर पर आईटी को ना भेज दे और जांच तलब ना हो जाए, तो पैसा कोई निकाल नहीं रहा है। बाजार में आप किसी भी इंडस्ट्री को लेंगे जो सरकार के जरिए ली जाएगी, उसमें आपको नुकसान होना है, तो कौड़ियों के मोल भी घाटे का सौदा होगा, यह किसने सोचा था। और जो टारगेट था 51,000 करोड़ का, वो 19.6% यानी 9,974 का ही टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। यह स्थिति इस फाइनेंशियल ईयर की है। अगर 2019 से आप लेकर आइएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही जिक्र केदारनाथ मंदिर का किया, गुफा का किया, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का किया, और ध्यान दीजिए 2014 से 19 तक उनका मंदिर जाना उतना तेज नहीं था, लेकिन इस दौर में 19 के बाद से जो रवानगी आई वह दूसरी तरफ ध्यान ना जाए। और मीडिया को अदृश्य ऑर्डर तो है ही, उस अदृश्य ऑर्डर के मद्देनजर काम हो रहा है या वाकई रोज ऑर्डर दिया जाता है, आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, क्योंकि आईएमएफ की रिपोर्ट तो अभी आई है और इसके साथ डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट भी अभी आई है, लेकिन कोई सवाल आप कहीं नहीं देखेंगे। मसलन 2019 में टारगेट था 90,000 करोड़, अचीव कितना किया गया? 50,000 करोड़। 2020 में टारगेट था 2,10,000 करोड़, अचीव किया गया 37,000 करोड़। आप कहेंगे तब कोविड था, चलिए मान लेते हैं। 2021 में 1,75,000 करोड़, क्या टारगेट अचीव किया गया? 15,440 करोड़। 2022 में टारगेट था 65,000 करोड़, अचीव क्या किया गया? 31,000 करोड़। और इस बरस यानी इस फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है 51,000 करोड़ का टारगेट, और अचीव करने की स्थिति में 9,974 करोड़ रुपया। यहां पर एक चीज और देखिए, जो फहरिस्त बनाई गई थी उसमें बैंकों का भी तो निजीकरण था। जब इकोनॉमी ठहरती है और कर्ज में डूबती है तो उसका असर बैंकों पर तो पड़ता है। आईडीबीआई के निजीकरण को लेकर कोई फैसला अभी नहीं लिया गया, यह फैसला तो 5-6 साल पहले लिया गया था, लेकिन अभी तक आप अचीव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इस देश की इकोनॉमी के साथ लोगों की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है, उनके अपने घर रसोई में भी काम नहीं हो पा रहा है। और हर आंकड़ा सिर्फ बेरोजगारी भर का नहीं है और महंगाई से जूझते परिवारों भर का नहीं है, बल्कि उनके अपने बैंक के खाते में जमा पैसा निकालना और पीएफ का पैसा भी निकालना, यह स्थिति भी जुड़ गई। और इसके साथ ही इस देश के भीतर में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में उसमें जो अपराध होने लगे, आर्थिक अपराध, उनकी तादाद एक रफ्तार के साथ बढ़ने लगी। वो इतना फ्रॉड होने लगा इस दौर में, क्योंकि कमाई के दूसरे रास्ते बंद हैं। लेकिन सवाल उठाएगा कौन? आरबीआई ही फ्रॉड के आंकड़े भी बता रही है, लेकिन उससे पहले समझिए आईडीबीआई बैंक का जिक्र, उसके बाद 2 साल पहले जिस बजट में जिक्र किया गया 2 और बैंकों का, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, सब कुछ। उसके साथ देखिए बीईएमएल का जिक्र था, उसके साथ कॉन्कोर का जिक्र था, शिपिंग कॉरपोरेशन का जिक्र था। पवन हंस को तो बेचा गया, फिर उसको कैंसिल करना पड़ा। क्यों? वहां भी फ्रॉड हो रहा था, जो बोली लगा रहे थे वह भी गलत तरीके से हो रहा था। मैसेज क्या आ रहा है? मैसेज पहला यह आ रहा है कि आखिर सरकार की अपनी नौकरशाही टीम क्या सोचती है, नीति आयोग क्या सोचता है, दीपम क्या सोचता है। दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड
पब्लिक एसेट मैनेजमेंट करने वाले भी कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं नई सरकार का, यानी 2024 के बाद नई सरकार आए, नए तरीके से इकोनॉमी को संभाले, क्योंकि वह खुद बोलते हैं कि सरकार की जो चल रही है वो जीएसटी के पैसे से और डायरेक्ट टैक्स जो वसूल रही है उसी से चल रही है। अगर इससे चल रही है तो आप सोचिए कि 2024 के बाद सरकार क्या निर्णय लेगी, किस नियम कायदे के तहत कितनी वसूली करेगी, वह सिर्फ सोचा जा सकता है, क्योंकि भरपाई तो आपको हर तरीके से करनी है। और इस दौर में खुद सरकार यह बताने से नहीं चूकती है, जो बैंक कहीं अपना डाटा बतलाता है आरबीआई का, कि देखिए इस दौर में जो लोगों ने पैसा लिया और नहीं लौटाया उनकी संख्या 2623, जिनको हम लोग विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, 2 लाख करोड़ के लगभग वो पैसा ले गए। तो वो पैसा कहां से आएगा? नोट छापिएगा या लोगों से वसूलिएगा? इसके अलावे कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। तो ज्यादा चांस है लोगों से वसूलना। तो कितने बुरे दिन होंगे ये सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। और इस कल्पना को करते वक्त सोचिए कि अगर मीडिया लगातार सवाल कर रहा होता तो सवाल पूछता कि इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या हो गया। खुद आरबीआई का डाटा बोलता है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनकी जो कर्ज माफी 2021-22 में हुई, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और 2022-23 में जो इस अप्रैल तक चला, इन दोनों में देखिएगा तो दोनों को मिलाइएगा तकरीबन 1,70,000 करोड़ रुपए सिर्फ बीते 2 बरस में बिग इंडस्ट्रीज के माफ कर दिए गए। यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि सरकार उस मुहाने पर आकर खड़ी है जहां पर अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस इकोनॉमी को थामा कैसे जाए। तो प्रचार प्रसार का अपना एक तरीका होता है और उसके जरिए चीजें चल रही। हमें लगता है यहां पर आज एक और सांसद है मनोज झा, जो आरजेडी से आते हैं, वो भी जंतर मंतर पर थे। उन्होंने बड़े ही सलीके से बताया कि सरकार क्यों नहीं चाहती है कि मीडिया कोई सवाल करे। एक क्षण के लिए उनकी बात सुनिए जरा। तो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। अब ये सवाल तो है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहीं पर मीडिया ही सवाल ना करे, यानी फोर्थ स्टेट, यानी लोकतंत्र का चौथा खंबा कोई सवाल ही ना करे। और उसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। इस देश के भीतर में जीएसटी किन लोगों से वसूली जाती है, टैक्स का बोझ कितना बढ़ गया है, इस देश के कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इस देश को छोड़कर इसलिए चले जा रहे हैं क्योंकि यहां पर टैक्स मारक स्थिति में आ चुका है, बाहर कम से कम कुछ रियायत है। इस दौर में इतनी बड़ी तादाद में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो गया कि यहां का जो ब्रेन ड्रेन है वह बढ़ते बढ़ते प्रति वर्ष 8 लाख तक आकर टिक गया कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। यहां तक कि आईआईटी से निकलकर भी बच्चे अब इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं। इस देश के भीतर कोई स्ट्रक्चर बच नहीं पा रहा है। लेकिन हम बड़े बड़े पुलों का जिक्र कर रहे हैं। हम इस देश के भीतर में कितना सीमेंट की खपत हो रही है, कितने सरिया की खपत हो रही है, उसको चलाने वाले कौन हैं, अभी उस पर मत जाइए। सिर्फ यह सोचिए कि बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी देश के अगर नागरिकों के हित में नहीं है और सवाल मीडिया नहीं कर रहा है तो फिर इसके मतलब क्या होते हैं। और खास तौर से तब जब खुद आरबीआई बतलाती है कि देखिए इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ गया है और शहरों में बढ़ गया है, और शहरों में भी उसकी कतार जब आती है कि टॉप 10 शहर कौन से हैं तो पता चलता है जयपुर, लखनऊ, पटना, गाजियाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली शहरी जो अर्बन इलाका है, और इंदौर, ये 10 टॉप हैं राज्यों में। तेलंगाना, राजस्थान, केरल। इसका मतलब क्या है? इन राज्यों को परख जब आप रहे तो इसका एक स्थिति लाइए कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स थे दुनिया में भारत की रैंकिंग 48 नंबर पर है और 2021 में इस फाइनेंशियल क्राइम में 20% का इजाफा हुआ। पिछले बरस इसमें 16% और बढ़ गए। टोटल इकोनॉमिक ऑफेंस, खुद आरबीआई हैरत में है कि हम जब उसको देखते हैं तो इस देश के भीतर में चीटिंग के केस, पैसे को लेकर बैंकों के जरिए 1,21,000 से ज्यादा हैं। फ्रॉड के केस लगभग 30,000 हैं। ओवरऑल तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मामले हैं जो खुले तौर पर दिखलाते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस कौन कर रहा है। लेकिन सरकार
मुद्रा योजना पर अटकी हुई है। लाखों करोड़ रुपए उसने इस देश के 45 करोड़ लोगों को बांट डाले हैं और उसका जिक्र बार बार हर मंत्री करता है, प्रधानमंत्री खुद करते हैं। लेकिन इस देश के भीतर में खुद सीएमआई का डाटा हो या सरकार के एनएसएसओ का डाटा हो, जो यह बताने के लिए काफी होता है कि इस देश के युवाओं के पास कोई काम ही नहीं है, तो सवाल कोई कर नहीं रहा है। जिसका काम है सवाल करना, उसने खामोशी बरत ली। सरकार अपनी बातों को रख रही है, उन्हीं बातों का जिक्र हो रहा है, तो ऑर्डर दे कौन रहा है? और ऑर्डर जो दे रहा है, क्या यह कह के दे रहा है कि आपको यह बताना है, यह नहीं बताना है, यह दिखाना है, यह नहीं दिखाना है, यह लिखना है, यह नहीं लिखना है? आश्चर्य लग सकता है, लेकिन मीडिया की ब्रीफिंग जो 3 स्तर पर होती है, जिसका जिक्र हमने किया, एक तो खुद सरकार है, जहां पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अपने अपने तौर पर चीजों को रखती है और उसमें उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उनका संवाद बड़ा साफ होता है। वो ये नहीं कहते हैं कि आप इसको मत दिखाइए, वो कहते हैं कि सरकार और देश के हित में क्या है, आप इसी को दिखाइए और यही जरूरत है, बाकी डिसिसिव फोर्सेस है, आप उस दिशा में मत जाइए। जब आप कहते हैं कोई सवाल पूछेंगे, तो वो कहते हैं कि अब आपके साथ कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा और आपके चैनल पर हम आएंगे भी नहीं। कोई एक सवाल भी अगर पूछ दे और गलती से रिपोर्टर, जिसके पास ये मैसेज कन्वे ना हो कि हमें कोई सवाल पूछना है या नहीं पूछना है, या क्या पूछें या नहीं पूछें, तो उसके बाद एक झटके में सत्ता पक्ष आने से इनकार कर देता है। और सत्ता ही नहीं आएगी आपके स्क्रीन पर, तो फिर बड़े कमजोर दिखेंगे आप, और सत्ता की मौजूदगी आपको संपादक और मालिकान से कहीं ज्यादा मजबूती की ताकत दे देती है। और तीसरी स्थिति जो होती है, ये 2 स्थिति के साथ साथ जो बीजेपी और सरकार, उसके अलग एक आईटी सेल भी है। लेकिन सवाल है, ऑर्डर नहीं है यह तो एक एडवाइजरी है, एक ऐसी एडवाइजरी है जिसके दायरे के भीतर फंसकर आप जिन सवालों को हमने आपके सामने रखा, आईएमएफ तक रेड अलर्ट कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट तक रुका हुआ है, और दीपम के अधिकारी कह रहे हैं कि देखिए, टैक्स और जीएसटी तो बहुत छोटी रकम होती है, सारा खेल तो प्राइवेटाइजेशन का है, और हॉट पोटैटो तो वही होता है, और उसका इंतजार कर रहे हैं कि 2024 के बाद जब नई सरकार होगी तो फिर किया जाएगा। तो ऐसे में डूबती इकोनॉमी और कर्ज की गंगा में बहती हुई देश की अर्थव्यवस्था, उसके बाद रास्ता कौन सा बचता है? रास्ता जाहिर है उसी का बचता है जो एक वक्त केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी काशी, कभी महाकाल के चौखट पर, और अब अयोध्या की चौखट पर जाने की तैयारी 30 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, जब प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और वहां पर एक लता मंगेशकर चौक है, वहां से जब वो चलकर आएंगे तो वहां पर फूलों की बरसात हो रही होगी। जमीन पर फूल होंगे, आसमान में फूल होंगे, चारों तरफ सिर्फ फूलों की पंखुड़ियां होंगी। जाहिर है इतनी भव्य तरीके से इन पंखुड़ियों की व्याख्या आप सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अगले दिन अखबारों के पन्नों पर भी यह दृश्य चस्पा होगा, और उसके बाद तो फिर एक बहार आ जाएगी इस देश के भीतर। लेकिन सवाल वहीं आकर अटक गया, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता बनता है, और वो है भगवान के दरवाजे पर जाने का रास्ता। सवाल यही है, इस देश के भीतर की गवर्नेंस और इकोनॉमी, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, इन तमाम शोर शराबे के बीच अगर आपके पास कोई एक रास्ता है जिस पर सभी की सहमति होगी, तो वो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, वो भारत की धार्मिक अटूट आस्था है, और उसके सामने हर कोई नतमस्तक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।